Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 24 of our quick revision series। और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इक्वालिटी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं जस्ट हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में कवर किया है। अब हम इक्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं आज। देखिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं। देखिए, जैसा कि अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में देखें, ठीक है, नॉर्मली अगर आदमी देखे भाई इक्वालिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए भाई फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि भाई इसे डिवाइड करना है हमें दो लोगों के बीच में, तो आपने कहा कि 50-50 दे देते हैं, ठीक है, सिंपल सी मतलब बात हो गया, बराबरी हो गई। लेकिन नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अभी हम जब ये इक्वालिटी का चैप्टर हम ख़त्म करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं समझ आने वाली हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हम पढ़ने वाले हैं और हमें पता लगेगा कि भाई डिफरेंट टाइप की इक्वालिटी होती है और एक किस किस बेसिस पर हम मतलब इक्वलाइज कर सकते हैं लोगों को, कितना जस्टिफाई होगा। तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि भाई इट इज़ अ वैल्यू विच इज़ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। कि भाई कहा जा रहा है कि इक्वालिटी जो है वो मॉडर्न वैल्यू है और प्रोग्रेसिव भी है, मतलब वो मूव भी कर रहा है टाइम के हिसाब से। कि भाई परसेप्शन इक्वालिटी का पहले अलग था, फिर आगे अलग हुआ, फिर आगे अलग हुआ, फिर आगे अलग हुआ टाइम पीरियड के हिसाब से। और मॉडर्न भी है कि जब हम मॉडर्न टाइम पीरियड में आ गए, मान लीजिए हम 19th सेंचुरी में आ गए, या और मतलब बिफोर क्राइस्ट वाली बात हो गई, या फिर हम एडी में चल रहे हैं, तो जो मॉडर्न टाइम पीरियड है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट हो गया है, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, एंशियंट और मिडिवल टाइम पीरियड में क्या था कि भाई कोई आइडिया नहीं था एक ऐसा कि भाई इक्वालिटी वाला, जैसे कि अभी है जो। क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। अब लोग जो हैं वो अपने धार्मिक मान्यताओं को ज़्यादा मान रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई जो रिच क्लास है या फिर पुअर क्लास है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं तो उन्हें लोग मतलब रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, उसके लिए रिवोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पीरियड में इतना नहीं था भाई इक्वालिटी का जो परसेप्शन है लोगों के बीच में। अब देखिए, जब मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आया, अब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे मेनली, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल जो सिस्टम आया उसमें हम देख रहे हैं कि भाई रिलीजन जो है उन्होंने आइडिया प्रोपोगेट किया। देखिए, वहाँ पर रिलीजन का जो टाइम पीरियड है वो अलग है, तो उसके हिसाब से कहाँ इन्फ्लुएंस वो दूसरी साइड में हो रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई रिलीजन प्रोपोगेटेड आइडिया दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि भाई हम एक ही भगवान के बच्चे हैं। सारे बच्चे जो भी हैं वो सब क्या होंगे, फिर बराबर होंगे, तो एवरी चाइल्ड इक्वल हो गया। तो बात देखिए वही हो रही है कि एवरी लॉजिक हैज़ इट्स टाइम। तो जो भी लॉजिक दिया जाता है तो वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से, कि भाई इस टाइम पीरियड में जैसे हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे कि भाई एक टाइम पीरियड में सती को भी माना जाता था कि भाई सही है, अनटचेबिलिटी को भी माना जाता था कि भाई वो जस्टिफाइड है, स्लेवरी को माना जाता था कि वो जस्टिफाइड है। लेकिन फिर जब हम मूव ऑन किए, टाइम पीरियड मतलब बढ़ा, आज हम देख रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें हमने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। ये सब सोशल इल्स मानी जाती हैं, सोशल इविल्स प्रैक्टिसेस हैं जो आज की डेट में हम इन्हें मानते हैं, ठीक है। सती को हम कहते हैं कि नहीं, ये वुमेन के मतलब वुमेन के जो ह्यूमन डिग्निटी है, वुमेन डिग्निटी है, उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मतलब मैन हो चाहे फीमेल हो, तो उनके लिए जो ऐसी जो सोशल इविल प्रैक्टिसेस हैं वो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो हम टाइम के हिसाब से चेंज हुई चीज़ें, परसेप्शन जो है चेंज हो रहे हैं, आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ कि भाई इक्वालिटी का जो मतलब परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है। अब देखिए, इन एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम एक्सप्लॉयटेशन वॉट जस्टिफाइड, ठीक है। जैसे कि हमने देखा भाई एरिस्टोटल ने जस्टिफाई किया स्लेवरी को। मॉडर्न टाइम पीरियड में हुआ क्या कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब एक तरीके से जो रेनेसा पीरियड आया, और फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, रैशनैलिटी लोगों की क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इससे क्या हो रहा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं भाई, लोग पढ़ लिख ज़्यादा रहे हैं, लोग जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, अवेयर हो रहे हैं लोग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है कि भाई लोग जो हैं वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, लोग अपने हक की बात करेंगे, लोग इक्वालिटी की बात करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी आ गया, ठीक है। अब डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक हम अगर सिस्टम में बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिक्स में, वो उसकी मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। कि भाई अब मान लीजिए एक पॉलिटी मतलब कोई सिस्टम है कोई देश का, कोई स्टेट का, कि भाई जो जुडिशरी है या लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, या पॉलिटिक्स जो है वो काम कैसे कर रही है। तो जो लोग हैं वो जागरूक भी हो रहे हैं और पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी डिमांड्स हैं। तो अब जब डिमांड है तो ऐसा भी नहीं है कि भाई देखो, ये तो हम जानते हैं कि भाई डाइवर्स सेक्शन ऑफ द पीपल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कोई भी सोसाइटी में। तो मान लीजिए ये कोई कम्युनिटी है, ये बड़ी कम्युनिटी है, उससे छोटी है, कोई थोड़ी बड़ी है। अब हो सकता है कि भाई ये पॉलिटिकली स्ट्रांग हो पहले से, या मतलब मनी इनके पास ज़्यादा हो, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो,
तो ये लोग क्या है, पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं, इनके पास नहीं मिला इन लोगों को मौका, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भी भाई ह्यूमन है और हमें भी यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्टअप हो रहा है। अब देखिए, अब हुआ क्या कि भाई जो पूरा प्रोसेस है, होल प्रोसेस जो है मॉडर्नाइजेशन का, जिसकी वजह से मतलब ये मतलब इक्वालिटी का जो आइडिया है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो होल प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटेरियनिज्म में जो है वो एक आइडिया तब्दील हो गया है कि भाई पॉलिटिकली लोग जो हैं वो अपने आप को मानना चाहते हैं कि भाई हम बराबर हैं और हमें भी हक चाहिए पार्टिसिपेशन का, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम गरीब हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई हम गरीब हैं तो हम वहाँ से नहीं हम पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम लीडर नहीं बन सकते हैं, हम विधायक नहीं बनेंगे, हम एमपी नहीं बन सकते। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सब लोगों को हक है। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में सबको मतलब प्रावधान दिए हुए हैं कि भाई कोई भी कैसे ही इंडियन सिटीज़न है तो वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है, ठीक है। और आज हम देख भी रहे हैं कि भाई जो जो सेक्शन मतलब एक टाइम पर इतना ज़्यादा डाउन टॉडन सेक्शन था, आज की डेट में मतलब वहाँ से जो लोग हैं वो आगे भी बढ़ रहे हैं। अलग अलग आप स्फेयर में देख लीजिए, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे कोई बिजनेस, मतलब बिजनेस में देख लीजिए, हर जगह लोग जा रहे हैं। अब हमने देखा कि भाई हमारे जो लास्ट मतलब प्रेसिडेंट हैं जो थे, मतलब इसके पहले जो अभी मुर्मू जी हैं, उसके पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे कोविंद जी, तो वो एक मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते जिन्हें पहले जो है वो बहुत डाउन टोडन माना जाता था, ठीक है। तो ऐसे करके हम देख रहे हैं कि भाई इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है आगे बढ़ रहा है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब देखिए, मॉडर्न एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देयर इज़ अ रेडिकल सोशल चेंज, कि भाई मॉडर्न जो सिस्टम आया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है मॉडर्न टाइम पीरियड में, तो वहाँ पे एक रेडिकल सोशल चेंज आया है। मतलब अब जो ये सब चीज़ें हो रही हैं वो आई कैसे, तो देखिए एक सोशल प्रेशर जनरेट हुआ जब लोग जागरूक हुए कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है या पार्लियामेंट है उसमें जो है वो लॉज जो भी बन रहे हैं वो उनका जो मतलब जो बनने का जो मेन आइडिया होगा वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी के बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा कि भाई हमने कोई पॉलिसी बना दी तो हमने एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए बनाई है और कुछ लोगों को वहाँ पे छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब जो इंडिपेंडेंस के दौरान, तो उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन का गठन की बात हुई कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्हें काम दिया गया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया के लिए। तो बात जब डिस्कशन चल रहा था तो लोगों ने कहा कि भाई हमें एक इंक्लूसिव मतलब और वो बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और जो हम इंडिया को, जो इंडिया की मतलब पॉलिटी है उसको कंसिडर करते हुए, ठीक है, कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बनेगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि भाई अब अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है। तो जब गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से कंसल्ट कीजिए, तो वो आपको जो भी मतलब डायमेंशन बताएंगे, जो मतलब नॉलेजेबल जो एक कोई व्यक्ति है एग्जिस्ट कर रहा है हमारे समाज में, तो उनसे हमें राय लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। तो फिर जैसे तैसे मतलब माना गया और फिर उन्हें कंसिडर किया गया। फिर अब देख रहे हैं कि भाई जब ये एक व्यक्ति है पढ़ा लिखा और एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने जब बात की कि भाई जो दलित मतलब पर्सपेक्टिव है वो भी रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि भाई सबको बराबरी का हक है। वुमेन के लिए उन्होंने बात की कि भाई जो इतना ज़्यादा वनरेबल जो भी सेक्शन था वो सब लोग जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे, एक इंक्लूसिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सबके हक की बात की गई। तो एक सोशल रेडिकल जो चेंज है, रेडिकल क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम सामाजिक एक मतलब इक्वालिटी की बात की जाए, हम पॉलिटिकल इक्वालिटी दे सकते हैं कि भाई एक पॉलिटिकल इक्वालिटी आप ले लीजिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सब बराबर है, लेकिन लोगों को मानना, ठीक है, उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, वो चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती है। अब ये सब चीज़ें हमने बोल दिया कि भाई चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति है, किसी भी क्लास का कोई व्यक्ति है, तो उसे सबको हक है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का। सबको हक है कि भाई एक कोई विलेज में एक मतलब एक कुआं है तो उससे पानी पीने का, ठीक है, कहीं पे किसी भी जगह पे रहने का इंडिया में, तो सबको एक बराबरी का हक दिया गया, ठीक है। तो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया, लेकिन जो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस है उसमें टाइम लगता है। तो ये भी एक क्या है, सोशल रेडिकल चेंज मतलब एक तरीके से हुआ है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट होने लग रहा है जब ये रेडिकल चेंज जब सोसाइटी में हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पॉलिटिकल जो मतलब इक्वालिटी है वो तो हो गई है, लेकिन सोशल इक्वालिटी में क्या है, टाइम लगता है। तो अब जब डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की हम बात करें कि भाई जो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, इनका डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए मेन जो है ये हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड कर लिया कि भाई इक्वालिटी जो है वो एज एन जो उसका मतलब मेन आइडिया है
वो कैसे डेवलप हो रहा है एंशियंट टाइम पीरियड से मॉडर्न टाइम पीरियड में, ठीक है। और परसेप्शन जो है वो हर टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग होता है। अब देखिए इक्वालिटी अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए हैं, अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। देखिए अब हम व्यूज़ लास्की के जानते हैं तो वो क्या बोलेंगे कि भाई इक्वालिटी का मतलब क्या है उनके हिसाब से। तो उनके हिसाब से इक्वालिटी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, कि भाई हमें किसी को किसी भी क्लास को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देना है। कि भाई हमने देखा कि भाई ये जो हमारी मतलब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर बन गया, या फिर जो पार्लियामेंट है अब वो कानून बना रही है, तो वो ये कहेगी कि भाई हम तो ये जो सेक्शन है या सर्टेन कास्ट के जो सेक्शन है इन लोगों को ये वाला प्रिविलेज देंगे, इन लोगों को छोड़ देंगे, कोई एक सर्टेन कम्युनिटी को छोड़ देंगे। तो हमें किसी भी इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने हैं, ठीक है। एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है हमने सबको। तो जैसे हम आज की डेट में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 जो है 15 है, ठीक है, ये सब चीज़ों की बात करता है। आर्टिकल 14 हम देख रहे हैं इक्वालिटी की बात कर रहा है, या 18 हम देख रहे हैं कि भाई अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि भाई सब लोग बराबर हैं, ऐसा नहीं है किसी को हमने बोल दिया कि भाई आप अपने नाम के आगे सर लगाइए या महाराज लगाइए, जो हम इंडियन मतलब पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल बेनिफिट टू ऑल विथ नो रेस्ट्रिक्शन, तो उसमें जो सोशल बेनिफिट्स अगर दिए जाएंगे तो वो सबको दिए जाएंगे, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन, जो सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है तो उस चीज़ को क्या है हमें ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी पहले थी तो अब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो लास्ट की के व्यूज़ ये हैं। अब देखिए बारकर के व्यूज़ देख लेते हैं। बारकर क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज सुप्रीम वैल्यू, कि भाई कोई भी व्यक्ति है, आप उसे इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई आपको बराबरी का हक है, आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए आपको आज़ादी है कि भाई आप पार्टिसिपेट कीजिए, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन उनकी मेन बात है वो ये कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन एक ह्यूमन है, अगर उसने बर्थ लिया है धरती पे तो भाई उसकी ह्यूमन डिग्निटी और उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। अगर वो अपनी उस पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर पा रहा है, ठीक है, उसके उसे हक है और वो प्रोग्रेसिवली मतलब ग्रो कर पा रहा है, तो वहाँ पर जो है वो इक्वलिटी होगी। तो कह रहे हैं कि भाई पर्सनैलिटी जो है वो सुप्रीम वैल्यू होती है, ठीक है, कि भाई ह्यूमन जो है वो प्रोग्रेस करे, सोशल प्रोग्रेस हो, ठीक है। और अगर बराबरी नहीं होगी कि भाई हम आपको नहीं करने देंगे और आपको मतलब फॉर एग्जांपल ए को करने देंगे बी को नहीं करने देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो इक्वलिटी नहीं होगी। तो ना सुप्रीम वैल्यू क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अगर वो हो रही है तो लोग जो है वो आगे करेंगे। और जो इक्वलिटी है इज द डेरिवेशन ऑफ सुप्रीम वैल्यू। तो हम जब अगर सुप्रीम वैल्यू की जो हम बात करें कि भाई आदमी जो है वो पर्सनैलिटी जो अगर उसकी हो रही है, डेवलप हो रही है, और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है कि भाई अगर हमें मेन जो है उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें क्या मतलब एसेंशियल है, वो एक एसेंशियल है कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अकॉर्डिंगली मीन्स दैट वॉट एवर कंडीशंस आर गारंटेड टू मी इन द फॉर्म ऑफ राइट्स शेल ऑल्सो एंड इन सेम मेजर बी गारंटेड टू अदर्स एंड वाइस वर्सा, कि भाई अगर एक व्यक्ति को कोई कंडीशन, ठीक है, मतलब अगर उसे गारंटी की जा रही है, ठीक है, कोई भी उसे मतलब सहायता मिल रही है या फिर राइट्स मिल रहे हैं, कोई भी चीज़ है, तो भाई बी को भी वही मिलेंगे अगर वो एक ही समाज में मतलब रह रहा है, ठीक है। अब देखिए ब्रायन टर्नर के व्यूज़ क्या है। ब्रायन टर्नर कह रहा है कि भाई फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ पर्सन क्या होती है, कि भाई जो लोग हैं ऑल ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन नेचर, पर्सनैलिटी, इसके बेसिस पर कि भाई आदमी जो है चाहे वो किसी भी टोपोग्राफी में रह रहा हो, किसी भी जोग्राफिकल कंडीशन में उसका जन्म हुआ हो, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि भाई अब कोई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जन्मा है, कोई साउदर्न हेमिस्फेयर में जन्मा है, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई वो ह्यूमन है, यहाँ पे भी ह्यूमन है, यहाँ पे भी, तो एज अ ह्यूमन हमें उन्हें ट्रीट करना है, ठीक है। एक ह्यूमन डिग्निटी वाला जो कॉन्सेप्ट है हमें उसे कंसिडर करते हुए लोगों को क्या है बराबर मानना है। तो फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ पर्सन क्या होगी, ह्यूमन डिग्निटी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर बात आती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, भाई हमें जो है जो लोग हैं जब बराबर है, ह्यूमन डिग्निटी हमने दे दी लोगों को, उसके बेसिस पर सबको बराबर कर दिया है, अब हम देखेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी भी हमें लोगों को देनी है, ठीक है। एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ, सबके लिए जो भी ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हेल्थ में हॉस्पिटल्स हों, ठीक है, क्लिनिक्स हों, तो ये सब लोगों के लिए क्या है ओपन होना चाहिए, ठीक है, सब लोग वहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाएँ इस चीज़ को। अब हमें कंडीशंस को बराबर करना है, ठीक है, कि भाई ऑल कंपटीशन जो मतलब ऑल कॉम्पिटिटर्स इन द रेस शुड स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। जैसे कि देखिए अब मतलब एक एग्जांपल है, ठीक है, नॉर्मल टिपिकल से का एग्जांपल है कि हम एक ट्रैक देखते हैं, रेसिंग ट्रैक, ठीक है। अब रेसिंग ट्रैक में क्या होता है कि भाई ऐसे बनाया जाता है, ट्रैक बने हुए हैं काफ़ी, ये ठीक है, एक और बना देते हैं,
4 लोगों को दौड़ाना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि भाई हम मेजर करते हैं ना कि भाई अगर ये जो स्टैंड्स बनाए जाते हैं तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई अलग है, लेकिन आप ये देखिए कि भाई इन्हें क्या बराबर का वो बराबरी देने के लिए क्या मेजरमेंट जो है इनका डिस्टेंस वो है वो सेम किया गया है। तो कंडीशन क्या रखी गई है कि भाई सबके लिए कंडीशन जो है वो सेम ही है कि भाई आप जो है वो यहाँ पर क्या है, आपके लिए जो सर्कल है वो बड़ा है तो आप थोड़े से आगे हैं, आपके लिए थोड़ा सा सर्कमफेरेंस कम हो गया तो आप थोड़ा सा पीछे हैं, आप थोड़ा और कम हो गए तो आप थोड़ा और पीछे हैं। तो एक कंडीशन जो है वो बनाई जाती है कि भाई सब लोग जो हैं वो एक इक्वल कंडीशन है, एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर जो है वो जन्मे। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखें कि भाई अगर यहाँ पर कोई चीज़ अचीव होनी, यहाँ पर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन पाएगा अगर मान लीजिए ये 3 सीढ़ी हैं, 1 2 3, तो हम ये नहीं कह रहे हैं भाई एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है पहले से ही तो इसके लिए ईजी हो जाएगा डॉक्टर बनना, और एक जो है वो व्यक्ति वो यहाँ है तो इसके लिए कितना टफ हो जाएगा। तो हमें क्या है, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म देना है, ठीक है। ये चीज़ की बात हो रही है कि इक्वल जो है कंडीशन हमें बनानी होंगी। तो हम देखते हैं जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो लोग पहले से गरीब हैं, जो लोग सोशली डिसएडवांटेज मतलब पीपल हैं, उन लोगों को क्या है सरकार मदद देती है कि भाई फ्री कोचिंग्स करा रहे हैं, स्कॉलरशिप करा रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे जो है स्टेट जो है वो काम करेगी कि आप लोगों को कंडीशन हम अच्छी देंगे जिसकी वजह से आप लोग जो है वो मतलब केपेबल बन पाएंगे और काम करेंगे अपने लिए, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट की बात आती है कि भाई इतना करने के बाद भी लोग जो हैं वो जो मतलब जो वनरेबल सेक्शन है वो नहीं आ पा रहा है, मेन स्ट्रीम जो है उसमें शामिल नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम कुछ ऑप्शन है जैसे अफर्मेटिव एक्शंस हम देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी की। भाई इक्वालिटी की क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है। देखिए जब हमने बात की कि भाई एरिस्टोटल ने क्या है कि भाई जस्टिफाई किया स्लेवरी को, इनइक्वालिटीज़ को उन्होंने जस्टिफाई किया, तो हम देख रहे हैं कि भाई एक टाइम पे वो जस्टिफाई तो कर रहे हैं स्लेवरी को, लेकिन वहाँ पे हमने जब थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ा था, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन हमने जब पढ़ा था एरिस्टोटल का, तो वो क्या कह रहे थे कि भाई अगर लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई कि भाई वो इनइक्वल वाली जो बात आ गई, इनइक्वालिटी वाली अगर बात आ गई, लोग क्या रिवोल्यूट करेंगे, तो इनइक्वालिटी जो है वो मेन कॉज बन जाएगा रेवोल्यूशन का। तो उनके अंदर भी डर था कहीं ना कहीं, ठीक है, कि भाई लोग जो है उनके अंदर ये वाली भावना नहीं आनी चाहिए। अब इनइक्वालिटीज़ देखो एंशिएंट टाइम में जस्टिफाई तो हो रही थी एक टाइम पे स्लेवरी वगैरह, लेकिन अब जब वो मूवमेंट जब इस चीज़ का था कि भाई इनइक्वालिटी की वजह से रेवोल्यूशन भी आ सकता है, गलत भी हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट बेस्ड ऑन इक्वालिटी के हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब अगर इनक्वालिटी होगी तो क्या होगा, रेवोल्यूशन आएगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई हमें इस चीज़ से बचना है और हमें वेलफेयर स्टेट और जो भी इक्वालिटी वाली बातें करनी है। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट होता है फाउंडेशनल इक्वालिटी। इसमें क्या है कि भाई ग्राउंड्स ऑन विच इक्वालिटी इज़ डिमांडेड, कि भाई मतलब जो इक्वालिटी जो है वो किस बेसिस पर हम डिमांड करें। तो देखो एक तो लॉजिक रिलीजन वाला ही है कि भाई सारे बच्चे जो हैं, सारे जो लोग हैं वो क्या हैं, भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। इक्वालिटी समटाइम बिलीव टू बी अननेचुरल। अब देखिए एक तो होता है रिलीजन बेसिस पर कि भाई रिलीजन बेसिस पर जो लोग हैं वो बराबर हैं या फिर नहीं, और एक होता है नेचर बेसिस पर। तो देखिए रिलीजन तो हम कहीं ना कहीं दोनों पर्सपेक्टिव देखते हैं। रिलीजन में एक टाइम पे बोला गया कि भाई सब लोग एक ही मतलब सब जो लोग हैं सारे भगवान के बच्चे हैं तो सब बराबर हो गए। एक टाइम पर हम जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देखें कि भाई धर्म है, तो उसमें बात होती है मनुस्मृति जैसे मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मतलब स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं लोगों का, डिवाइड करते हैं लोगों को अलग अलग डिफरेंट कास्ट में कि भाई ब्राह्मण है जो भी, और फिर क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो ऐसे करके डिवीजन भी किया गया है। तो यहाँ पर भी लोगों को मतलब इनइक्वल बनाया, तो ये क्या धर्म ही एक तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है सब चीज़ों को। और अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो हम देख रहे हैं कि भाई सारे जो हैं वो एक ही भगवान के बच्चे, तो सब बराबर हो गए। नेचर लेकिन क्या है, नेचर में क्या है इनइक्वालिटी जो है वो जस्टिफाई हो रही है कि भाई अगर नेचुरली अगर हम देखें कि भाई नेचुरली क्या है वो अनइक्वल है लोग या फिर इक्वल है, तो नेचुरली क्या है अनइक्वली होते हैं, क्योंकि नेचुरली वो ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग हैं वो किस जोग्राफिकल कंडीशन में कहाँ पर वो जन्मे, ठीक है, वहाँ पर रिसोर्सेज क्या मिल रहे हैं उन्हें, उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें अपना टैलेंट निखारने के लिए कितने मतलब एवेन्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर नेचुरली अगर हम देखा जाए तो लोग अनइक्वल हैं। अब कोई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जन्मा या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में जन्मा, तो भाई वो नेचुरली अनइक्वल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो ज़्यादा, यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो जो कम हो, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो ऐसी ना हो कि जो लोग जो हैं वो अपने उनका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह हो पाए। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखिए
तो बात हो रही है कि इक्वालिटी समटाइम बिलीव टू बी अननेचुरल एज नेचुरल फैक्ट इज इन इक्वालिटी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि भाई अब जब चाहे सब इक्वल है नहीं है उनसे मतलब नहीं है, बात यह है कि भाई जो सर्वाइव कर ले रहा है, जो फिटेस्ट है, वो आगे सर्वाइव करेगा। ठीक है, अब देखिए अब लिबरल्स क्या कह रहे हैं, लिबरल्स एक्सपेंड देयर फ्रीडम विद इट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब तो ह्यूमन डिग्निटी वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने जब लिबरल्स ने लगाया कि भाई कोई भी लोग हो, चाहे इधर पे जन्मा हो, कोई यहाँ जन्मा हो, कोई ह्यूमन यहाँ हो, कोई ह्यूमन यहाँ हो, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी के बेसिस पर सब लोग क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि इक्वालिटी इज ग्राउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी। ठीक है, जैसे कांटियन आइडिया और ह्यूमन डिग्निटी वाला जो मैंने बताया भी आपको। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, फाउंडेशनल इक्वालिटी। अब हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी में हम देखेंगे कि भाई डील्स विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जैसे देखो अगर हम पुराने टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, प्लेटो ने मतलब मेटल का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था भाई मैन ऑफ गोल्ड होगा, मैन ऑफ सिल्वर होगा, मैन ऑफ कॉपर होगा। गोल्ड को कुछ अलग एवेन्यूज़ मिलेंगे, सिल्वर को अलग और कॉपर को कुछ अलग। तो यहाँ पर इन्होंने डिवीजन कर दिया, इक्वालिटी जस्टिफाई कर दी। यहाँ पर एरिस्टोटल ने जस्टिफाई किया स्लेवरी को। लेकिन अब इक्वालिटी अगर लानी है तो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि लिबरल्स कह रहे हैं कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए लोगों के पास। सोशल लिबरल्स कह रहे हैं कि भाई सरकार को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। अपॉर्चुनिटी तो आपने दे दी, लेकिन आप उन्हें जैसे हमने बताया था ना कि भाई अगर एक रेस होनी है और आपने बोला कि भाई सबको बराबरी कहा गया, आप ये ए इंसान और बी इंसान कि भाई दौड़ जाओ यहाँ से। अब लेकिन इस इंसान को क्या है अपॉर्चुनिटी मतलब इसकी केपेबल बनाया नहीं गया ऐसे, ये इतना एक तरीके से माल नरिश बच्चा है कि भाई ये नहीं दौड़ सकता, तो इसे पहले केपेबल तो बनाना पड़ेगा दौड़ने के लिए। तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, हमें क्या करना है, केपेबल भी बनाना है लोगों को। ठीक है, सोशलिस्ट क्या कह रहा है कि ह्यूज इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल स्फीयर, जो उटोपियन आइडिया एक तरीके से, क्योंकि सोशलिज्म अगर हम देखें तो भाई रियलिटी में जो है सोशलिज्म जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो जो इक्वालिटी कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ है, देखिए अब देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ पहले आया कि भाई लीगल ये कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉ जो है वो सुप्रीम होगा, जैसे हम लेक्स रेक्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आर्टिकल हम 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम देखें कि भाई प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी इंपॉर्टेंट टेनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म जो इस चीज़ की मतलब प्रोपोगेट करता है इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को, जो हम आर्टिकल 15-16 में बात करते हैं। और इक्वालिटी ऑफ आउटकम की अगर हम जब बात करें तो यहाँ पर मेन जो आइडिया है ये मतलब प्रपोज किया गया मार्क्सिस्ट आइडिया ने कि भाई जब रेवोल्यूशन होगा और जो एक तरीके से मार्क्सिस्ट आइडिया, जो कम्युनिज्म आएगा, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है जब जब वो रूल करेगी तो लोग जो है अपने टैलेंट के हिसाब से काम करेंगे, अपने नीड के हिसाब से उनके पास चीज़ें होंगी। तो ये एक तरीके से उटोपियन आइडिया भी माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि भाई इक्वालिटी जो है वो लिबरलिज्म में क्या है। तो नो अदर वैल्यू हैज़ बीन अंडर थ्रेट इन लिबरलिज्म एज वैल्यू ऑफ इक्वालिटी। तो बात ये हो रही है कि भाई कि लिबरलिज्म में इक्वालिटी की जो वैल्यू है वो इतना ज़्यादा मतलब उस पर है कि थ्रेट में है। ठीक है, कैसे, आप देखिए कि जैसे देखिए लिबर्टी की हम बात करते हैं तो हम रिच और पुअर को जो गैप है उसमें क्या है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपने तो बोल दिया कि भाई मार्केट फंडामेंटलिज्म होगा और लेजर फेयर की पॉलिसी अपनाई जाएगी और मार्केट अपने हिसाब से ड्राइव होगा। तो रिच जो है वो अपना मार्केट मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ऐसी पॉलिसीज अपनाएगा जिसमें क्या होगा कि वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होगा और ये बढ़ता जाएगा आगे। पुअर जो है वो होता जाएगा पुअर, यहाँ पे गैप बढ़ रहा है लिबर्टी में। अब लिबरल आइडिया क्या है कि इंडिविजुअल इज इक्वल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। ठीक है, डिजर्व राइट्स एंड लिबर्टीज। अब यहाँ पर क्या थी, चॉइसेस ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कम। अब देखिए लिबर्टी इज हॉलो इन एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी। ये मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं, जैसे कि ईजा बर्लिन कहते हैं तो डॉर्किन कह रहे हैं कि ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी आर कोर ऑफ लिबरलिज्म। इस चीज़ को मत भूलें आप, ह्यूमन डिग्निटी को जो है, जो कांट का आइडिया जो है वो हमें जो है नहीं भूलना है, क्योंकि डॉर्किन जो है वो जॉन रॉल्स के आइडिया जो जस्टिस का है उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, अब देखो मेक पीपल इक्वल इन व्हाट सेंस, किस सेंस में हमें जिन लोगों को इक्वल बनाना है। देखिए यूटिलिटेरियन जो पर्सपेक्टिव है वो कह रहा है कि भाई इक्वल इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, कि भाई लोग जो है वो जितना उन्हें प्लेजर चाहिए, जिस इंसान को जितना प्लेजर चाहिए आप उतना दो और सब बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो भाई रिच तो मांगेगा कि भाई हमें तो ज़्यादा पैसा चाहिए, हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है, हमें हाई क्लास मतलब हर चीज़, महंगी गाड़ी चाहिए, महंगा घर चाहिए, हर चीज़ चाहिए। पुअर है वो कहेगा भाई हमें एक काम करिए, हमें सिर्फ खाना दे दीजिए 3 टाइम का, या फिर हमारे स्कूल के बच्चों को सिर्फ पढ़ा दीजिए। ठीक है सर, इतनी सी चीज़। तो वहाँ पर क्या चाहिए, जस्टिफाई होगा। तो डवर्किन कह रहे हैं नहीं, ये इलॉजिकल हो जाएगा। यहाँ पे तो आप जो कैपिटलिस्ट की इनकम है आप उस चीज़ को बढ़ा रहे हो और इनकम ऑफ वर्कर को कह रहे हो कि भाई आप वहीं तक सीमित हो, आप वहीं तक रहिए। तो ये इलॉजिकल है डवर्किन के हिसाब से।
डवर्किन थ्योरी क्या कहती है कि भाई क्रिटिक ऑफ नॉजिक्स थ्योरी एंड इंस्पायर्ड बाय रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये नॉजिक थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखो नॉजिक ने क्या बोला था कि भाई आप लिबर्टी दीजिए, ठीक है। अब लिबर्टी में जैसे हम बात कर रहे थे कि जस्टिस की, जब हमने बात की तो वो ये कह रहे थे कि भाई आप जस्टिस के नाम पर लिबर्टी तो कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हो कुछ कुछ लोगों की। कैसे करा रहे हो? आपने बोल दिया कि भाई रिच क्लास है, आपने बोल दिया रिच क्लास है, आप इस पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई इससे टैक्स लेकर हम पुअर का क्या करेंगे, अपलिफ्टमेंट करेंगे। लेकिन भाई जो भी इसने कमाया, मान लीजिए इसने 100 रुपीज़ भी कमाया है, तो वो ये कह रहे थे कि भाई इसने अपनी लेबर लगाई है, अपनी मेहनत से कमाया है, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि इससे आप 30 रुपये लेकर इसके ऊपर लगाओ, ठीक है। वहाँ पर पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात आ रही थी। तो नॉजिक जो है वो इस चीज़ के फेवर में थे कि भाई लोग ने जो कमाया है वो उनका ही हक है, आपका स्टेट जो है वो उससे नहीं छीन सकती है, ठीक है। लेकिन डवर्किन जो है वो इसके अगेंस्ट में है। तो देखो नॉजिक थ्योरी क्या थी कि एंटाइटलमेंट थ्योरी थी। रोल ऑफ स्टेट इज लिमिटेड टू रेगुलेशन, जस्टिफाइज कंप्लीट एंटाइटलमेंट ऑन मैंस प्रॉपर्टी। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि ड्रंकार्ड इन द गटर इज़ वेयर ही ऑट टू बी, कि भाई अगर कोई मतलब दारू के नशे में है, उसने दारू पी रखी, तो भाई अगर उसका गटर में अगर वो जा रहा है तो भाई वहाँ पे ही उसका जाने का मतलब वो है, उसे जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई नहीं इसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि भाई वो है नशे में तो भाई जाए, ठीक है। पीपल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चॉइसेस, जो वो चॉइस कर रहे हैं लोग उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब डवर्किन कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखिए डवर्किन डवर्किन क्या है, पहली बात तो लिबरल है, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई वांट टू स्टैब्लिश। देखो एक तो सोशल जो वो बात कर रहे हैं कि भाई लोगों में हमें मतलब बंटवारा भी करना है, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, ये हमें भी देखेंगे, ठीक है। और एट द एंड वो क्या है, लिबरल है, तो वो लिबरल आइडियाज़ को भी प्रमोट करेंगे, उस चीज़ को वो नहीं छोड़ने वाले। तो हम ये देख लेते हैं मेन, देखिए डवर्किन इज लिबरल, वांट्स टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब देखिए पीपल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर चॉइसेस दे मेक, ठीक है, प्लस चॉइसेस मेड इन चोजन सर्कमस्टेंसेस। मतलब सर्कमस्टेंसेस क्या थे भाई जिसकी वजह से जो आदमी ने जो कोई भी मतलब चॉइस किया है, ऑप्शन ऑप्ट किया है, तो उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, हमें वो भी चीज़ों को कंसिडर करना होगा, ठीक है। अब देखिए सपोज आइडिया ऑफ जस्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अब जो रॉल्स हैं वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं और उनकी एक बुक है सोवरेन वर्च्यू, उसमें वो मतलब एक एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि भाई एक कंडीशन है, इस चीज़ को देखिए और इसके हिसाब से हम जो है इक्वालिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जल्दी से देख लेते हैं। देखो वो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग हैं, ठीक है, वो एक मतलब शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये शिप है, ठीक है, ये शिप है, कुछ लोग हैं वो यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और भी लोग हैं, ये रहे लोग, ये पानी है, ये ट्रैवल कर रहे हैं, और ये रहा एक आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, जानवर हैं और बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए ये लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे। पीपल ट्रैवलिंग इन अ शिप गेट स्ट्रैंडेड ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड, ये आइसोलेटेड आइलैंड है, लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब जो लोग यहाँ पर आए वो वापस नहीं जा सकते हैं, और जो आसपास के जितने भी लैंड्स हैं अर्थ पर, वहाँ से उन्हें कोई सब चीज़ कट ऑफ हो गई है, वो यहाँ पर फंस गए, उन्हें यहीं पर रहना है, अपना जीवन का जो है वो शुरुआत एक नई यहीं से करनी है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर कोई नहीं रह रहा था, ठीक है, येट अनहैबिटेड एंड फुल ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, ठीक है, आर 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 आर, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब देखिए कि नाउ पीपल वांट टू एस्टैब्लिश जस्ट सोसाइटी, अगर लोगों को क्या है एक मतलब इक्वल सोसाइटी नहीं बनानी है, अब लोगों को क्या है जस्ट सोसाइटी बनानी है, यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब होगा क्या कि भाई रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों के बीच में, कैसे होंगे, वहाँ पर वही कह रहे हैं कि हम ऑक्शन मेथड का जो है वो एप्लीकेशन करेंगे, मतलब यूटिलाइज करेंगे ऑक्शन मेथड को। कैसे, देखिए एक है एम्बिशन सेंसिटिव मेथड और एक है एंडोनमेंट सेंसिटिव ऑक्शन, ये दो मतलब ऑक्शन के मेथड हैं। देखिए अब हम दोनों को देख लेते हैं और देखते हैं कि भाई पहले कैसे होगा। देखिए पीपल शुड हैव चॉइसेस टू डिसाइड व्हाट विच गुड दे वांट। और एम्बिशन सेंसिटिव में क्या होगा कि भाई पीपल के पास चॉइसेस होंगी कि भाई उन्हें कौन सा गुड चाहिए, और ये कब आएंगी, उससे पहले होगा एंडोनमेंट सेंसिटिव ऑप्शन। इसमें क्या होगा कि भाई लोगों को उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से कुछ चीज़ें जो रिसोर्सेज हैं, जो मतलब शेल्स हैं, वो कह रहे हैं क्लैम शेल्स हैं जो सीप रहते हैं आइलैंड पर, वो चीज़ जो है ऐसे करके मान लीजिए ये है सीप्स, ठीक है, ये है, ठीक है, ये चीज़ लोगों को क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, ठीक है। अब जब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई उनके हिसाब से बोला कि भाई आप सब लोग ये सब 10-10 क्लैम्पशेल ले लीजिए, ठीक है। तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो कह रहे हैं कि हम सबको बराबर देंगे और नो नीड टू कंपनसेट अगेन एंड अगेन, बार बार नहीं करना है। अगर एक आदमी को हमने दे दिया और फिर उसके बाद वो क्या रैशनल चॉइसेस लेता है, तो उसके बाद हम नहीं देखेंगे कि भाई उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है फिर क्या हो रही है, हमें उससे मतलब नहीं, हमने एक बार इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया,
तो कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ लक। देखो पहले तो क्या था, एक ब्रूट लक होता है कि भाई अब यहाँ पर लोगों को क्या है, उन्हें पता नहीं है कि भाई उनके जो वो किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक बिजनेसमैन भी होगा इसमें, हो सकता है कोई एक पॉलिटिशियन भी होगा, सब लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन अब यहाँ पर सब क्या बराबर हो गए। तो यहाँ पर क्या ब्रूट लक जो है वो यहाँ पर काम नहीं करने वाला है, लेकिन ऑप्शन जो लक है वो यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि जब शेल्स मिल जाएंगे लोगों को, उसके बाद जो मतलब सेकंड प्रोसेस है ऑक्शन का, ये वाला एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन जो है, इसमें लोग जो हैं, जब अब मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इन लोगों को 10-10 क्लैम शेल दे दिए गए। अब क्या होता है, रिसोर्सेज रखे हुए हैं यहाँ पर, R1 है, मान लीजिए टिम्बर है, कुछ R2 है, R3 है, R4 है। अब यहाँ पर जो है वो ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, ये टेबल लगी हुई है और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो ऑक्शन करा रहा है। तो वो ये बोलता है कि भाई R1 के लिए बोली लग रही है, आप बताइए कौन कितने वो दे सकता है। तो किसी ने बोला कि भाई 7, फिर किसी ने बोला 10। अब जब 10 वाले ने बोला तो यहाँ पे ठीक है, उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप ये रिसोर्स जो भी R1 जो है टिम्बर आपको चाहिए वो ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या लोगों के पास ऑप्शन है ना, तो वो कब आए, वो सेकंड उसमें आ रहे हैं, ठीक है, जब लोगों को शेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन में लोगों के पास क्या होगा, ऑप्शन लक वाला ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा, चॉइसेस होंगी उसके पास, ठीक है। तो मेक इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन फेयर एंड फ्री फ्रॉम एनवी, गिव एक्स्ट्रा क्लैम शेल एज अ कंपनसेशन फॉर ब्रूट लक। अब देखिए ब्रूट लक में क्या होगा कि भाई, अब देखिए ये तो लोगों को नहीं पता है कि भाई किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ जो है उनमें से कोई फिजिकली हैंडीकैप हो, तो यहाँ पर एनवी टेस्ट होगा। एनवी मतलब एक जलन वाला एक टेस्ट किया जाएगा कि भाई मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जिसकी एक टांग नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बंदा, ठीक है, और एक ही नॉर्मल बंदा है। अब हमने सबको 10-10 क्लैम शेल दिए तो थे 10, लेकिन इसकी एक टांग ना होने की वजह से हमने इनसे बोला कि भाई इन्हें हम एक 10 सेल एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो जो भी लोग थे उन सब लोगों से सहमति ली गई, एक कंसेंसस बिल्ड हुआ और फिर बोला गया कि ठीक है भाई, इनके पास क्या है कि एक टांग नहीं है, ये थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप है, तो इन लोगों को, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, 10 सेल एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कि ताकि इन ये लोग जो हैं अपना रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर पाएँ, आगे इन्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर एक बात होती है किस चीज़ की, एनवी टेस्ट की बात होती है और एक्स्ट्रा क्लैम शेल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद जब शेल सब मिल जाते हैं, फिर एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन होता है जो मैंने आपको बता दिया है। अब होगा कि भाई वैल्यू ऑफ गुड इज डिसाइडेड ऑन हाउ मेनी पीपल वांट्स इट, ठीक है, कितने लोगों को चाहिए, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसका उतना ज़्यादा ऑक्शन वैल्यू होगी। तो हाईएस्ट बिडर को क्या होगा, मिल जाएगा वो। अब इन बिडिंग सम विल गेट सम विल लूज, किसी को कुछ चीज़ मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, ऑप्शन लक आएगा, नो नीड टू कंपनसेट एट दिस लेवल। जब ऑप्शन लक आपने चूज़ कर लिया कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए थी, आपने किसी व्यक्ति ने सोचा, फॉर एग्जांपल ए ने सोचा कि भाई मैं ना ये लकड़ियाँ ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ रस्सियों वाली कुछ चीज़ें जिससे रोप बनती है मैं वो ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका काम आता है, मुझे लकड़ियों से फर्नीचर बनाना आता है, मुझे घर बनाना आता है, मैं अभी इसे 10 शेल्स में ले लेता हूँ और फिर एक लकड़ी से एक कुछ चीज़ बना के उसे 20 शेल में या 15 शेल में बेचूंगा। तो ये इसका बिजनेस माइंडसेट हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। अब देखिए, नो नीड टू कंपनसेट एट दिस लेवल एज इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज मेड फेयर। वो कह रहा है कि इनिशियली हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब लोगों को ABCDEF को इनिशियली क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था क्लैम शेल। अब मान लीजिए इसे हमने 10 से ज़्यादा प्लस 10 भी दे दिया था, क्योंकि हो सकता है ये हैंडीकैप है, तो हमने इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या एक लिबरल माइंडसेट आ रहा है ना, कि भाई हमने इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब जो है वो मार्केट फंडामेंटलिज्म आएगा, लोग जो है वो मार्केट के हिसाब से चलेंगे, डिमांड के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से चीज़ें जो है वो चलने वाली है। अब फिर उसके बाद कोई अमीर हो कोई गरीब हो, वो अपने टैलेंट के हिसाब से आदमी होता जा रहा है, ठीक है। डवर्किन ऑल्सो गिव्स ऑप्शन ऑफ इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस का ऑप्शन भी देते हैं कि भाई दिस पूल विल बी यूज टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ ऑप्शन लक, कि भाई अगर ऑप्शन मतलब लक का जो वो भी काम नहीं किया, तो आपको क्या है कि बाद में कभी कोई दिक्कत आती है तो एक इंश्योरेंस वाला होना चाहिए कि सब आदमी के पास इतना इतना हुआ कि भाई एक्स्ट्रा में कि कोई दिक्कत आए तो वो बेसिक चीज़ें जो है वो उसकी होती रहे पूरी, ठीक है। अब डॉर्किन को हम देखते हैं कि भाई एज अ सोशलिस्ट वो इनिशियली बोलते हैं कि भाई एक जस्ट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सबको करना है, उसके बाद फिर वो लिबरल हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड वो क्या है, लिबरल ही है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी क्या होती है कि गिवन बाय माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का टर्म दिया, जैसे हम माइकल वॉल्जर के बारे में जस्टिस में भी पढ़ा था, उन्होंने बताया कि था कि भाई स्फेयर्स के बारे में
कि डिफरेंट स्फेयर में जो है वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी वही चीज़ बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू हिम इक्वालिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स टर्म, जस्ट लाइक जस्टिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्फेयर्स, इक्वालिटी इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट स्फेयर, ठीक है। वो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो डिफरेंट गुड्स ऑट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली एंड अकॉर्डिंग्स टू डिफरेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि जो लोग मतलब जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमें करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने यहाँ पर मतलब कोई चीज़ मान लीजिए 10 क्वांटिटी यहाँ पर दी है तो इन्हें भी ऐसे 10 ही की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हम कंडीशन देखेंगे, हम हर चीज़ का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही क्या है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आरटी बेसिक लेवल हो गया, फिर जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है हायर लेवल पर तो वो मतलब अपने अलग ही लेवल हो गया ना ये। तो यहाँ पर जो स्फेयर जो है वो अलग अलग बता रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बात की है ऑल्सो सजेस्ट टू ब्लॉक द एक्सचेंजेस, कि भाई जो एक्सचेंजेस जो हैं वो ब्लॉक करना भी ये समझने की बात है। देखिए बेनिफिट इन वन स्फेयर शुड नॉट बी अप्लाइड इन अदर स्फेयर, कि फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब इसे यहाँ से हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन लेके रिजर्व सीट पे एक बना, तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर तो एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी। यहाँ पर एक सरकार ने इसे ऑप्शन दिया था कि भाई ये रिजर्वेशन वाली सीट है और आप यहाँ पर बन जाइए, तो इसकी हेल्प हो गई, ये बन गया यहाँ पर। लेकिन वो ये मना कर रहे हैं कि अगर ये बन गया है, इसे सारी अपॉर्चुनिटीज अब मिलने लगी हैं, अच्छे एक पोजीशन पे आ गया है, तो इसका जो मतलब ये जो करेगा बाद में कि भाई अपने फैमिली रिलेटिव्स को हेल्प कर रहा है, तो कह रहे हैं वो ये चीज़ जस्टिफाई नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ब्लॉक दी एक्सचेंजेस, अ पर्सन वॉन इन इलेक्शन गॉट बेनिफिट्स नाउ शुड नॉट अप्लाई दी बेनिफिट्स इन अदर स्फेयर, दूसरे स्फेयर में क्या है वो उस चीज़ को नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में एक बार डिफरेंसेस और देख लेते हैं, फिर यहाँ पर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम गुड, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल गुड है, इनकम है, वेल्थ है, नॉर्मल लेवल पे हमें बांटनी है और हम एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया ले लेते हैं कि भाई टैलेंट्स एफर्ट और नीड के हिसाब से हम लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये सिंपल क्राइटेरिया हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया में बात ये होती है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अदर सॉर्ट आफ्टर थिंग्स, मतलब गुड्स के बाद भी जो लोगों की दूसरी मतलब चीज़ें हैं जो उन्हें अक्षाएँ हैं, रेपुटेशन है, पॉलिटिकल ऑफिस है या सेल्फ एस्टीम है, अफेक्शन है, ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों को मतलब ये सब चीज़ें भी हमें बाद में कंसिडर करनी है, इसके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन राइट रीजन, ठीक है। जैसे कि अब कुछ डिफरेंट गुड हैं, different social goods would be chosen for distribution in spheres of family, market and professional world, कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने एक सिंपल एक क्राइटेरिया बना दिया भाई टैलेंट के हिसाब से। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या देखेंगे, हम देखेंगे भाई ये बंदा टैलेंटेड हुआ कैसे, हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि भाई इसका बैकग्राउंड कैसा था, मतलब इसकी कंडीशन क्या थी, किस हिसाब से आगे बढ़ा, या फिर रिच है कोई या फिर किसी कितनी नीड है, तो हम देखेंगे उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी वाली बात आ जाती है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं इक्वालिटी के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम जो रिलेशंस हैं पॉलिटिकल, इसमें इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब चीज़ों के भी मतलब बारे में हम बात करेंगे, लिबर्टी, जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में। और फिर एक सिलेबस में हमारा एक टर्म है, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन, तो वो वाली भी बात करेंगे, तो हमारा इक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है गाइज, ओके।